यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? जय श्री कृष्णा, राम राम, सत श्री अकाल। केम छो मजामा की हालचाल? केमो नाचो केमिति ओचोंती की हालचाल? बढ़िया। नमस्कार नमस्कार। चलो भैया, अनुपात समानुपात के आज हम भयंकर वाले सवाल करेंगे। सब में आपके एकदम धुआं निकाल देंगे, मजा आएगा आज आपको। ठीक है, बहुत सारा आशीर्वाद। अच्छा, राधे राधे। चलिए करें शुरुआत। ये वाला सवाल शायद आपने कल देखा हो, पढ़ा हो, है ना? नहीं देखा है तो अभी हम आपको सिखाते हैं। फुल स्क्रीन करिए, क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़िए और फिर हम करते हैं इसकी चर्चा। हाँ जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रीनू जी आपको। जतिन कुमार बोल रहे हैं सर आज आपको मेरा नाम लेना ही पड़ेगा। चलो भाई जतिन, अब तुम फुल स्क्रीन करो और पढ़ाई करो। अब सबका नाम लेना संभव नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सबका नाम लेंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे, उसमें भी खत्म नहीं हो पाएंगे। विनर्स में सभी टीचर 1 नंबर पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। चलिए थैंक यू भाई। राधे राधे। आदित्य सर से मिला दे, आज नहीं तो कल मिला दे, जब चाहो तब आ जाओ मिलने बस। चलिए देखें, आ जाओ। एक सिक्के का मूल्य उसके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना? एक सिक्के का जो मूल्य है, सिक्के की जो प्राइस है, उसके व्यास के वर्ग, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। व्यास समझते हो, ये वृत्त, ये होती है रेडियस यानी त्रिज्या, और अगर इस पूरे को हम बना दें तो ये कहलाता है डायमीटर यानी व्यास। तो किसी सिक्के का मूल्य उसके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी वो एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ठीक है जी। और आगे क्या बोल रहे हैं? जब मोटाई नियत होती है, जब व्यास नियत रहता है,
तब इसका मूल्य इसकी मोटाई के अनुक्रमानुपाती होती है। मोटाई को इंग्लिश में बोलते हैं थिकनेस, है ना। मोटाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिकनेस, और भी कुछ बोल सकते हैं। तो जब इसका देखो ये बोल रहा है जब मोटाई और व्यास दोनों कांस्टेंट रहें, दोनों सेम रहें, तो इसका मूल्य मोटाई के बराबर हो जाता है। मतलब इसका जो मूल्य है वो किसके बराबर हो जाता है? उसकी थिकनेस के बराबर हो जाता है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब वैसे भी बराबर होता है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि किसी सिक्के का मूल्य उसके व्यास के वर्ग के बराबर है, ये उन्होंने बोला। और किसी सिक्के का जो मूल्य है उसकी मोटाई के बराबर है। तो सिक्के का मूल्य व्यास के वर्ग के बराबर है, सिक्के का मूल्य उसकी मोटाई के बराबर है। तो दोनों नियम को बना के एक नियम यह बनाया जा सकता है। बोलो हां या ना। ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आपको नहीं समझा सकता मैं ना। प्रश्न पर पढ़ने पे ध्यान लगाओ, फुल स्क्रीन करो, गप्पे मारना बंद करो, है ना। मूल्य व्यास के वर्ग के बराबर है और मूल्य मोटाई के बराबर है। तो ये P मतलब मूल्य, D मतलब व्यास, T मतलब थिकनेस यानी मोटाई। दो सिक्कों के व्यास का अनुपात 5:4 है। व्यास का अनुपात 5:4 है। 5:4 है तो 5 का वर्ग 4 का वर्ग। पहले सिक्के का मूल्य दूसरे का आधा है। पहले वाले सिक्के का मूल्य दूसरे वाले का आधा है। आधा है मतलब इसको 2 मान ले तो इसको 1 मान ले। पहले सिक्के की मोटाई ज्ञात करिए जबकि दूसरे सिक्के की मोटाई 37.5 है। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ मान रखा, है ना। क्या बोला उन्होंने? पहले सिक्के का मूल्य दूसरे का आधा है, इसको मैंने 2 माना तो इसको मैंने 1 माना, 4 कुछ भी मान लो, है ना। दूसरा, उनके व्यास का अनुपात 5:4 है। पहले सिक्के की मोटाई नहीं पता, दूसरे की मोटाई 37.5 है। अब आपको इसको हल कर लेना है और आंसर आ जाएगा 1/2, 25/16, x/375 और चाहें तो दशमलव का हटाएं तो 10। काटा पीटी करके आप ही बताइए आंसर क्या आएगा। पहले वाले सिक्के की मोटाई क्या आएगी आपको बताना है। नियत मतलब कांस्टेंट, है ना, कि अगर दोनों कांस्टेंट हो उसको छोड़ो, टेंशन मत लो, उसका कोई मतलब नहीं उसका। गुरुजी आप इस धरती पर मुश्किल सवालों का नरसंहार करने के लिए आए हैं? अरे नहीं भाई, ठीक है। काटा पीटी तो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे, कर लेना। आंसर 12 आएगा। पहले सिक्के की मोटाई कितनी आएगी? 12। बताओ, बन जाएगा? अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं, कहीं लिखा है क्या? कॉइन वेरीज डायरेक्टली एज दी स्क्वायर। देखो अनुक्रमानुपाती इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश में अनुक्रमानुपाती को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, 1 के अपॉन में लिखते हैं उसको। ठीक, आइए और एक इसी प्रकार का सवाल।
सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? देखो अब आया है व्युत्क्रमानुपाती, हम आपको इसका मतलब भी समझाते हैं। 275 ग्राम वजन के सोने की एक छड़ का मूल्य उसमें व्याप्त अशुद्धियों के अंश के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो, सोने की एक छड़ का मूल्य, मूल्य मतलब प्राइस, अशुद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्योरिटी। तो अशुद्धि को हम इस प्रश्न में क्या लिखेंगे? अशुद्धि को हम लिखेंगे इंप्योरिटी यानी आई, है ना। तो मूल्य जो है अशुद्धियों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? 1 इंप्योरिटीज का स्क्वायर रूट, ये होता है। देखो, समानुपाती क्या होता है? ऐसा। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1 के अपॉन में। ये अनुक्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। समझ गए दोनों में अंतर? और आई का मतलब यहां पे क्या है? इंप्योरिटी। और इंप्योरिटी को हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? अशुद्धि, है ना, जैसा प्रश्न में लिखा है। तो आपसे कहा है 275 ग्राम वजन के सोने की एक छड़ का मूल्य उसमें व्याप्त अशुद्धियों के अंश के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। पूरी लाइन का मतलब बस इतना है, मूल्य अशुद्धि के अनुक्रमानुपाती है और वर्गमूल के। यदि 32.4 ग्राम अशुद्धियों वाली छड़ का मूल्य इतना हो तो 13,5,600 की कीमत वाले छड़ के कितने ग्राम अशुद्ध सोना है? देखो, यहां पे दो अलग अलग प्रकार की बात चल रही है, दो अलग अलग रॉड्स हैं। तो उनके देखो, दो अलग अलग छड़ हैं, तो एक का मूल्य अगर P1 है तो एक का मूल्य P2 होगा। और ये इसका उल्टा, P1 का अशुद्धि नीचे आएगा तो P2 का अशुद्धि ऊपर जाएगा, है ना। P का I तो P1 का I1 तो P2 का I2, तो ये बनेगा। अब देखो, एक का मूल्य आपसे कहा गया है 32.4 ग्राम वाली अशुद्धि वाली छड़ का मूल्य इतना है ना। तो जिसका मूल्य 90,000, या देखो एक मिनट, 13,56,00, इसमें कितनी अशुद्धि है हमें नहीं पता। लेकिन जो दूसरी छड़ है जिसकी कीमत 90,400 है, इसमें कितनी इम्प्योरिटी है, इसमें कितनी अशुद्धि है? तो वो है 32.4। बताइए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो ऐसा कर लो। भाई, एक का प्राइस है 90,400, तो इसमें अशुद्धि है 32.4, और एक का प्राइस है 135600, इसमें कितनी अशुद्धि है नहीं पता। सवाल समझ में आया? एक का प्राइस इतना तो उसकी इंप्योरिटी इतनी, एक का प्राइस इतना लेकिन उसकी इंप्योरिटी हमें नहीं पता कि उसमें अशुद्धि कितनी है। समझ में आ गई इतनी बात? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अब हम जरा काटा पीटी करेंगे, देखते हैं किससे ये काटा पीटी हो सकती है ना। तो एक चीज मुझे यहां पे बहुत ध्यान से दिख रही है, देखना आप। मुझे दिख रहा है 452, 452 का दुगना होता है 904, और 452 का 3 गुना होता है 1356, है ना। तो आपके 2 जीरो से तो 2 जीरो गए, 452 का ये डबल है और 452 का ये ट्रिपल है ना। चलो, स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर लगेगा, तो 2 का और 3 के ऊपर वर्ग लग जाएगा, और ये x/32.4 आएगा, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे कि 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, और ये आ जाएगा आपका x/32.4। ठीक है जी। और सॉल्व करते हैं। 9 से उड़ सकता है क्या? 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27 एंड 9 6 जा 54, 36 72 144, यानी यहां x की वैल्यू कितनी आएगी? 14.4। अभी आंसर नहीं आया है, जल्दबाजी नहीं करना। x की वैल्यू कितनी आई है? 14.4। अब आप बोलेंगे कि सर ये 275 क्यों दिया है? इसका मतलब यह है
कि ये जो दूसरी वाली छड़ है, ठीक है, इसके अंदर अशुद्धि इतनी है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो 14.4 ग्राम है। तो अगर उसका वजन 275 है, उसमें से 14.4 ग्राम इम्प्योरिटी है, तो प्योरिटी कितनी होगी, शुद्धता कितनी होगी, वो आपको पता चलेगा। और जो कितना आ जाएगा इसमें से, अगर इसको आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा भैया, 260.6। दिस इज योर आंसर। थोड़े ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, पहली बार में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन ये बनने लगेगा, चिंता नहीं करना। आया सभी को समझ में? भाषा का खेल था और कुछ नहीं था। एक बार और समझा दो सर, एक बार और समझा देते हैं। किसी सोने की छड़ का प्राइस इंप्योरिटी का स्क्वायर रूट का इनवर्स प्रपोर्शन है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा करके वर्गमूल लगाना है। क्योंकि दो छड़ हैं तो दोनों का प्राइस, इसका प्राइस तो इसकी अशुद्धि नीचे, इसका मूल्य तो इसकी अशुद्धि ऊपर, एक का प्राइस दूसरे का प्राइस, इसकी अशुद्धि इसकी निकालना है। आपने पूरे को काटा पीटी करा, ठीक है, पूरे को आपने काटा पीटी करा, तो जब आपने इस पूरे को सॉल्व करा तो आपको 14.4 मिला, यानी इस 275 में 14.4 अशुद्धि है, तो बचा कुचा शुद्ध है, वो आंसर आएगा। ठीक, अब शायद आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आपने सवाल को नहीं समझा, सवाल समझने में आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक, चलें आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 134, पढ़िए इसको अच्छे से, ये वाला इजी है, बन जाएगा। देखो ध्यान से, आसान है, बनने लगेगा आपसे। हम्म, चलो आ जाओ। आपको ये सवाल लगभग इससे मिलता जुलता सवाल मैं एक बार पहले करा चुका हूं, है ना। आपको पता है कि जब इसको जोड़ोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जब इनको आप जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा, है ना। और ऐसे इनको जोड़ोगे तो 6 और 7 13 और 5 कितना आ जाएगा, 18, और इसको x मान लो, सबको x मान लो, है ना। तो ये आपका 18x आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9x है, हाँ या ना। फिर आपको यह भी पता है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी 27 है। तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी 27 है, विच इज इक्वल टू 9x। 9 से कैंसिल करा तो आपको x की वैल्यू 3 मिल गई, x की वैल्यू 3 मिल गई। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, देखो आपको पता चल गया कि भैया a प्लस बी प्लस सी कितना है, 27 है। अब मैं पूछूं a प्लस बी कितना, b प्लस सी कितना, c प्लस a कितना, तो ये भी आप आराम से पता लगा सकते हो। इस 3 का मल्टीप्लाई तीनों में कर देंगे तो 7 3 जा 6 का 3 से, 5 का 3 से। अब आपसे बोला है 1 अपॉन a, 1 अपॉन b और 1 अपॉन c। अगर 27 में से 21 गया,
ए बी सी में से ए बी गया तो सी बचेगा, 27 में से 21 गया तो सी की वैल्यू 6, 27 में से 18 गया तो ये आ जाएगा 9, मतलब ए 9 हो गया, और 27 में से 15 गया तो बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। और कभी भी फ्रैक्शन हो तो आप उसका एक एलसीएम लेके उसको सही सेट बना देते हो। तो 9, 12 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा, सॉरी 18 नहीं 36 आ जाएगा। तो सभी को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 4 जा, 12 3 जा एंड 6 6 जा इज द आंसर, 436 ऑप्शन सी। आया समझ में? हम्म, ठीक है, पूरा मैंने आपको करके बता दिया। आप चाहें तो इसमें और थोड़ा शॉर्टकट और बाकी चीजों का भी प्रयोग कर सकते हो, कम से कम पेन चला के भी आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, ए बी सी में से ए बी गया तो सी बचेगा, ए बी सी में से बी सी गया तो ए बचेगा, ए बी सी में से सी ए गया तो बी बचेगा। तो ऐसे हमने सबको बारी बारी से निकाल लिया, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। हमने ऐसे सवाल पहले कई सारे करे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ो इसको। ठीक है, बढ़िया है, कवर कर लिया है पुराना। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं बताऊंगा तो इसमें कोई मेहनत नहीं होनी है ज्यादा, आराम से आंसर आ जाएगा बिना दिक्कत परेशानी मेहनत के। हो गया, चलो। एक धनराशि एबीसी में 9611 में बांटना है। ए अपना 500 सी को दे देता है, एबीसी का रेशो 436 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या था? देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें। ए बी एंड सी, है ना, इनका रेशो कितना था? 9, 6 और 11। बाद में ए ने कुछ पैसा सी को दिया, जिस कारण इनका रेशो क्या बन गया? 4, 3 और 6। एक छोटी सी बात समझो, ए ने पैसा सी को दिया, यानी बी तो सेम रहेगा, बी ने तो कुछ भी नहीं करा। ए ने 500 रुपए सी को दे दिए, पैसा उतना का उतना ही है। तो ए और सी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, बी बोलेगा यार मैंने तो कुछ भी नहीं करा। तो आप ऐसा करो, बी को दोनों जगह सेम बना दो। अगर बी यहां 6 है तो इसको 6 बनाने के लिए सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा। तो देखो, ए का 1 यूनिट कम हुआ है और इधर सी का 1 यूनिट जो है, सी का 1 यूनिट बढ़ गया। बनेगा भी क्योंकि ए ने अपने पास से सी को ट्रांसफर करा, तो ए का 1 यूनिट कम हुआ और सी का 1 यूनिट बढ़ गया, क्योंकि 500 रुपए का ट्रांजेक्शन इन लोगों के बीच में हुआ। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। तो बी और सी के पास कितना पैसा है? बी और सी के पास है 11 + 6 17, और एक की वैल्यू हो गई 500, 8500 इज द आंसर ए, 8500। बताओ कौन हो दिक्कत? भाई ए ने पैसा सी को दिया, बी बोलेगा मैंने क्या बिगाड़ा, मुझे सेम कर दो।
तो हमने यहां पे इसको 6 बनाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करा। इसका एक हिस्सा कम हुआ, इसका एक हिस्सा बढ़ गया। एक की वैल्यू 500, एक की वैल्यू 500, तो 17 की वैल्यू कितनी? 8500, 8500। ठीक है, डन है। चलिए भैया, अगला सवाल एक और दमदार खतरनाक, पढ़ो। दो का गुणा क्यों करा? ताकि बी दोनों जगह सेम हो जाए। बी सेम हो जाएगा तो ए और सी अपने आप सही हो जाएंगे। हम्म पढ़ लिया सवाल सभी ने? यहां पे हम आपको इसकी फिर से दो चीजें बताएंगे। पहला, हम आपको इसका शॉर्टकट बताएंगे, दूसरा इसका बेसिक भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेसिक इस सवाल का बहुत खतरनाक है। फिर भी आपकी इच्छा रहेगी तो हम आपको इसका बेसिक बता देते हैं क्या होता है। हमने पढ़ा है कि ए रेशो बी बराबर होता, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी होता है। फिर हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल में सी अपॉन डी। फिर हम लिख सकते हैं a इंटू डी, या चलो इतना ही लिख लेते हैं। अब आपको दिया है कि जब x को 9, 15, 21, 31 में जोड़ते हैं तो चारों समानुपात में आते हैं, यानी सेम प्रोपोर्शन में आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? एक 9 हो गया, एक आपका 15 हो गया, एक आपका 21 हो गया, और एक आपका 31 हो गया। जब सभी में किसको जोड़ते हैं? x को, तो चारों सेम प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। इस पूरे को जिसने सॉल्व कर लिया उसको आंसर आ जाएगा। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारी माथापच्ची, लेकिन तरीका इसका यही होता है। समानुपात मतलब कि सब एक सिंपल रेशो में आ जाए, है ना। समानुपात क्या होता है कि अगर इधर 1 और 2 का रेशो है तो उधर भी 1 और 2 का रेशो आ जाए। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन हो जाए, दोनों का समानुपात समान हो जाए। ठीक है, समानुपात हो जाए। अगर आप इसको लॉजिक से करना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत अद्भुत तरीका बता रहा हूं, इसको थोड़ा सीखना, क्योंकि यह आप में से कई लोग के लिए नया है। एक है 9, 15 और दूसरा है आपका 21 और 31। ध्यान से सुनना, है ना। आपको खुद पता है कि यह मेथड बहुत लंबी जाएगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे करना भी नहीं है अपने को ना, सीखना है कि क्यों करना है। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। आप सबसे पहले इनमें और इनमें डिफरेंस देखोगे। इनमें डिफरेंस है 6 का, इनमें डिफरेंस है 10 का। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? हां जी, हो सकता है। तो ये 2 से कैंसिल होके 3 बन जाएगा, ये 2 से कैंसिल 5 हो जाएगा, है ना। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, दोनों का आपको डिफरेंस लेना है और देखना है कितना शॉर्ट वो हो सकता है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करना है और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर करना है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करा तो ये आ गया 63, 5 का मल्टीप्लाई इधर करा तो ये आ गया आपका 45, और 63 में से 45 गया 50, ये आ गया आपका 18। ठीक है, और अब आपको इन दोनों के रेशो का डिफरेंस देखना है, विच इज 2। 2 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। और 1 का मतलब यहां पे किससे है? x से। कि अगर आपने सब में 9 जोड़ दिया, ये जो है ये अल्टीमेटली x है, कि अगर आप सब में 9 जोड़ दोगे तो सब सेम रेशो में हो जाएंगे, सबका अनुपात समान बन जाएगा, है ना। वही रेशो आएगा जो उनका आना चाहिए। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। आप चाहो तो करके देख लो। 9 और 9 कितना हो गया? 18। 9 इसमें जुड़ गया तो कितना आ गया? 24।
यहां आपने 9 जोड़ा तो कितना आया 30, और यहां पे आपने 9 जोड़ा तो कितना आया 40। इनका रेशो बना के देखना क्या बनेगा। 6 3 जा 6 4 जा 6 3, और ये 3 और 4, देखो सेम रेशो आ रहे हैं दोनों में। तो अगर सभी में 9 प्लस कर दिया जाए तो सेम रेशो बन रहा है। यही वो आपसे पूछ रहे थे, लेकिन पूछा तो उन्होंने कुछ और है। आपको पता चल गया 1 की वैल्यू 9 है, एक्स की वैल्यू 9 है, 9 को याद रखो। 9 3 जा 27 -2 यानी 25, और 9 5 जा 45 प्लस 4 यानी 49 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। मीन प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर ए इंटू सी। तो एक हो गया आपका 25, एक हो गया आपका 49, ये बी है, स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट लगेगा, एक 5 का स्क्वायर एक 7 का स्क्वायर है, दोनों आएंगे 35। ए आंसर है आपका, ए इज द आंसर। तो इस सब को पूरा ना करना पड़े इसके लिए ये एक शॉर्टकट है, इससे आप करिए, बहुत अच्छे से बनेगा। आया समझ में। डिफरेंस 6 डिफरेंस 10, दोनों 2 से कैंसिल हो गए, 5 उधर गया 3 इधर गया, तो 21 का 3 63, 9 और 5 45, अंतर 18 का, और रेशो का डिफरेंस लेते हैं 2 का, 2 बराबर 1 बराबर 9। तो आपको 9 का 9 यहां रखना है, 9 का 3 गुना 27, 27 में से 2 गया 25, 9 और 5 45, और 4 कितना हो गया 49। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बताना है, जो आपको क्लास नंबर 1 और 2 में ही सिखा चुके हैं। मीन प्रोपोर्शन आएगा 35 आंसर। जो बता रहे हैं वो करो, बहस मत करो कि इसका मल्टीप्लाई इधर क्यों नहीं करा उधर क्यों नहीं करा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना बोल रहे हैं वो करा करो, ठीक है। हम्म क्वाड्रेटिक से कर लो तनु, अगर उससे इजी लग रहा है उससे भी कर सकते हो, हमने मना नहीं करा है, हमने आपको इसलिए दोनों तरीके बताए, जिससे करना है उससे कर सकते हो। ठीक। अच्छा, बहुत से मैथ्स के टीचर आपसे ही मैथ्स पढ़ते हैं, ये तो बहुत नई बात बताई भाई तुमने। कॉपी में नोट करने में बहुत टाइम लगता है सर, कुछ कीजिए। लिखना बंद कर दो आप, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नोट्स बनाना बंद कर दो, समय ही समय रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, चलो अगला। अब जरा शेर कुत्ते बिल्ली को उछालो, जरा जंप लगवाओ इनकी। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 137। हम्म सब जगह लगेगा, ये हर जगह लगेगा। पैसा वसूल हो गया सर। अतुल अभी तो एक ही चैप्टर पढ़ा है तुमने, अभी तो तुम देखते जाओ, ठीक है। मुझसे मैथ्स पढ़ने के बाद हर बंदा जो है वो मैथ्स का टीचर तो बन ही जाता है, ठीक है। इतना इतना पिला देते हैं तुम्हें घोट घोट के कि तुम एक टीचर तो बन ही जाओगे, सिलेक्शन तो लोगे ही, लेकिन एक बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर भी बन जाओगे तुम। हम्म प्रिंट करने का ऑप्शन दें। तुम सच में ऐसा सोचते हो अपने दिमाग से कि तुम मजे लेने के लिए ऐसा बोलते हो? पैदाइशी ढक्कन हो कि तुम ऐसा अपने आप को जताते हो, ये बताओ मुझे ईमानदारी से। जब पीडीएफ तुम्हें मिलती है, पीडीएफ तुम्हारे मोबाइल में सेव हो जाती है, उसका तुम प्रिंट खुद से निकाल सकते हो, तो तुम्हारे लिए और सामने वाला क्या करे, बताओ जरा। प्रिंट निकालने का तुम्हें ऑप्शन और कैसा दें? अच्छा।
हो गया। आ जाओ। एक कुत्ता शेर की 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है और एक लोमड़ी शेर की 10 छलांग के लिए 12 छलांग लेता है। 5 छलांगों में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी शेर द्वारा 15 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर तथा लोमड़ी की 20 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। हम्म। पढ़ लिया सवाल। आ जाओ अब जरा देखो, 3 चीजें हैं आपके पास। एक तो हो गया लॉयन, एक हो गया आपके पास डॉग, और एक हो गया आपके पास लोमड़ी जिसको बोलते हैं फॉक्स। ठीक है, लोमड़ी, है ना। अब यहां पे कुत्ता शेर की 10 छलांग के एवज में 7 छलांग लगाता है और लोमड़ी शेर की 10 छलांग में, देखो शेर की दोनों में 10 है, शेर 10 छलांग लगाएगा तो कुत्ता 7, शेर 10 लगाएगा तो लोमड़ी 12। यहां से यहां तक जो बोला है वो बस इतना है, आप पढ़ लो भले अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। शेर 10 छलांग लगाएगा तो कुत्ता 7, शेर 10 लगाएगा तो लोमड़ी 12। ये इतना वही लिखा हुआ है, 10 के एवज में 7, 10 के एवज में 12। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। 5 छलांगों में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी शेर द्वारा 15 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। देखो, डॉग की 5 जंप लॉयन की 15 के बराबर है, डॉग की 5 जंप लॉयन की 15 के बराबर है। डॉग अपॉन लॉयन 15/5 को हम 3/1 बोल सकते हैं क्या। और लोमड़ी की 20 छलांगों के बराबर है, यानी डॉग की 5 जंप फॉक्स की 20 के बराबर है, फॉक्स की 20 के बराबर है, हाँ या ना। तो इसको आप अगर हल करोगे तो डॉग अपॉन फॉक्स 20/5 यानी 4/1। अब देखिए, डॉग दोनों में कॉमन है, डॉग यहां भी है, डॉग यहां भी है, तो रेशो बना लो, डॉग का रख दो बीच में, एक तरफ लॉयन एक तरफ फॉक्स। लॉयन 1 है तो डॉग की वैल्यू 3 है, डॉग की वैल्यू 4 है तो फॉक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 इंटू 1, 4 3 जार 12, 3 इंटू 1, ये आ गया उनका रेशो। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ जल्दी से मुझे। क्लियर है। हाँ, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता चल गया कि भैया ये उनकी जंप है और ये उनके द्वारा तय की गई एक निश्चित समय में डिस्टेंस है। इसको बारी बारी से यहां रख दो, एक 4 है, नहीं 1 मिनट, लॉयन की वैल्यू 12 है, डॉग की वैल्यू नहीं, लॉयन की वैल्यू सही है, लॉयन की वैल्यू 4 है, डॉग की वैल्यू 12 है और फॉक्स की वैल्यू 3 है। इनका कर दीजिए गुणा, ये आ गया 40, ये आ गया आपका 84 और ये आ गया आपका 36। ठीक है, इसको और शॉर्ट कर देंगे तो 4 से उड़ा दो, 4 से क्यों, 8 से नहीं, 4 से ही जाएगा, 4 से 10 बार, 4 से 21 बार और 4 से 9 बार। आंसर आएगा 10, 21 और 9। दिस इज योर आंसर, ए वाला। थोड़ा सा बड़ा बनाया है लेकिन दम कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, आपको मैंने टॉम एंड जेरी वाला एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो, ये उसी का थोड़ा सा अपडेटेड और वर्जन है। भाई लॉयन की 10 जंप तो डॉग की 7, लॉयन की 10 तो फॉक्स की 12, डॉग की 5 जंप लॉयन की 15 के बराबर है, रेशो बन गया, और डॉग की 5 जंप फॉक्स के 20 के बराबर है। डॉग दोनों में कॉमन था तो आपने उससे इनका रेशो बना लिया। तो ये जंप है, ये उनके द्वारा तय की गई निश्चित टाइम की डिस्टेंस है, सॉल्व किया, स्पीड आ गई। ठीक, अच्छा, अच्छा रवि। ठीक है, चलिए एक और बहुत अद्भुत सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138।
वेरी गुड। कितने दिन और चलेगा? कई लोग तो अभी से थक गए हैं ना, वो अभी से पूछना चालू कर दिया, सर कितने दिन और चलेगा, कब तक चलेगा ये चैप्टर? चलो पढ़ लिया सवाल। आपसे कहा है दो भाई सी और डी की बचत का अनुपात 5 और 6 है। वे अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट लेते हैं, उसकी कीमत को 4 और 5 में बांटते हैं। उपहार लेने के बाद सी के पास कुल का 3/4 बचता है, डी के पास 497 बचते हैं। उपहार गिफ्ट कितने का था? देखो दो भाई हैं, एक सी है एक डी है। इनकी बचत, इनकी जो सेविंग्स है, ये दोनों कमाते होंगे, तो ये जितना पैसा बचाते हैं उसका अनुपात 5 और 6 है। इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदा, तो जितने का भी वो गिफ्ट था, उस गिफ्ट की प्राइस को इन्होंने आपस में 4 और 5 के रेशो में बांटा। मान लो 9 रुपए का गिफ्ट है, तो सी ने अपनी तरफ से 4 रुपए दिए और डी ने अपनी तरफ से 3 रुपए दिए, सॉरी 5 रुपए दिए, है ना। और उपहार लेने के बाद सी के पास जो पैसा बच रहा है वो कुल धन का 3/4 बच रहा है, यानी उसके पास टोटल 4 हिस्से थे, तो उसके पास रिमेनिंग कितना है? उसके पास रिमेनिंग है 3। उसके पास शेष कितना बच रहा है? उसके पास शेष बच रहा है 3। कुल धन का 3/4 उसके पास बच रहा है, यानी उसके पास 4 रुपए थे, तो बच कितने रहे हैं? 3। यानी उसने गिफ्ट में कितना कंट्रीब्यूट करा है? उसने गिफ्ट में कंट्रीब्यूट करा है 1 यूनिट, अगर इस 4 के हिसाब से देखा जाए तो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? ऐसे सवालों में हमें कहीं पर कोई ना कोई वैल्यू माननी पड़ती है, तब जाके चीजें आसान बनती है। एक छोटी सी चीज देखते हैं। 4, इसने देखो यहां पे गिफ्ट में 4 रुपए कंट्रीब्यूट करे, जबकि 4 रुपए में से 3 रुपए बचे तो गिफ्ट में 1 रुपए कंट्रीब्यूट करे। कुछ इनके साथ खेल खेलते हैं। आप यहां 4 की कोई वैल्यू मानिए, 4 को अगर आप कुछ मानते हो, एक काम करो, आप इसको मानो 20 रुपए, है ना। सुनते जाना, आप समझ में आएगा। कुछ भी आप मानो, 20 मान लो, 40 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, आंसर सबसे आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको मानते हैं 20 रुपए, कि अगर उसके पास, उसने गिफ्ट जितने रुपए का था उसमें से उसने 20 रुपए दिए। 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू 5 है, तो इस हिसाब से डी ने कितने रुपए दिए होंगे? डी ने 25 रुपए दिए होंगे, है या ना भाई। हमने माना कि सी ने गिफ्ट में 20 रुपए मिलाए, तो 3 की वैल्यू अगर 4 की वैल्यू अगर 20 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 25 है। अच्छा जी, अगर इसने गिफ्ट में 20 रुपए दिए, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू 60 होगी, यानी इसके पास कितने रुपए रहे होंगे? 80। गिफ्ट में 20 रुपए दिए और गिफ्ट दिया उसने 1 यूनिट, यानी 1 की वैल्यू 20 है, 3 की वैल्यू 60 है, तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे? शुरुआत में 80 थे। अब अगर उसके पास 80 रुपए थे, तो ये उसकी बचत है ना। उसके पास टोटल शुरुआत में कितने पैसे थे? 80 रुपए थे, है ना। अब अगर 5 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू 16 है, 16 है, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 96 है। मतलब डी के पास कितना पैसा होगा? डी के पास 96 रुपए था शुरू में। अब सोचना, डी के पास 96 रुपए था, 25 रुपए का गिफ्ट दे दिया, तो उसके पास कितना बचा भैया? 71 बचा, जबकि रियल में कितना बचा? 497। रियल में कितना बचा? 497। ये डायरेक्ट 7 गुना दिख रहा है, तो मुझे दिख क्यों रहा है ऐसा कि 1 की वैल्यू 7 है? बोलो हाँ या ना। अब अगर 1 की वैल्यू 7 है, तो गिफ्ट कितने का है? गिफ्ट है 45 का, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को प्लस करो, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5 35, कैरी हो गया 3, 28 और 3 इसमें जुड़ेगा, 315 रुपए का उन्होंने गिफ्ट लिया है। ये आपका आंसर है।
एक बार मैं आपको फिर से पूरा समझाऊंगा, चिंता बिल्कुल ना करें, समझाएंगे हम आपको एक बार और, बशर्ते आपने प्रश्न ढंग से पढ़ा हो, तो ही एक बार और समझाने पर समझ में आ जाएगा। ये टोटल देखो, हाँ ये एक अच्छा सवाल है कि सर ये तो बचत वाला रेशो है। उन्होंने क्या बोला कि गिफ्ट लेने के बाद जो पैसा बचता है उसका है ये, तो ये बचत ही है। गिफ्ट लेने के बाद उसके पास 80 रुपए बचे होंगे, 80 में से 20 रुपए गिफ्ट में दे दिए तो बचे कितने, 60, है ना भाई। वो जितना कमाता है उसमें से अपने खर्चे हटाए, अब जितना पैसा बचा उसमें से उसने गिफ्ट खरीदा, तो गिफ्ट उसने अपनी बचत में से खरीदा है, 80 रुपए में से उसने गिफ्ट खरीदा है। आया? देखो फिर से पूरा समझते हैं, है ना। आपने शुरुआत करी यहां से, ये मेन था। आपने माना 20 रुपए, आप और करके देखना, आपकी इच्छा हो तो आप सोचना कि सर इसको 4 की जगह 8 रुपए मान ले, क्या 16 रुपए मान ले, तो 20 में बहुत इजीली सेट हो जाएगा। 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू 25। अब अगर उसने गिफ्ट में 20 रुपए कंट्रीब्यूट करे, उन्होंने बोला कि उसके पास गिफ्ट खरीदने के बाद 3/4 रुपए बचे। भाई मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 20 रुपए अपने लिए खर्च कर दिया, तो मेरे पास फिर कितने बचे, 80। अब इस 80 रुपए में से मैंने अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदा, तो गिफ्ट कितने का खरीदा, 20 का, तो मेरे पास कितना बचा, 60। यही चल रहा है। इनकम कितनी थी नहीं पता, खर्चा कितना था नहीं पता, लेकिन उसके बाद बचा कितना, 80। इस 80 में से 20 रुपए का गिफ्ट खरीदा तो कितना बचा, 60, ये बोल रहे हैं। तो उसके पास 3/4 बचा, यानी 4 में से 3 बचा, 1 रुपए उसने गिफ्ट के लिए दिए होंगे। अगर गिफ्ट की वैल्यू 20 में कंट्रीब्यूशन है तो 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 60, तो टोटल उसके पास 80 रुपए थे। 80 रुपए बचे होंगे, 5 की वैल्यू 80, तो उस हिसाब से 96। 96 में से इसने, डी ने गिफ्ट में 25 कंट्रीब्यूट करा, यानी यहां 71 है, रियल में 497 है, 1 की वैल्यू 7, तो गिफ्ट कितने का है, इन दोनों को टोटल करके देखना जरा, इन दोनों का टोटल कितना है, 45। तो 45 की वैल्यू कितनी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 315 इज द आंसर, 315। ठीक है, थोड़ा दमदार सवाल है, पहली बार पढ़ने पर चिंता मत करा करो, आपको कई बार बोल चुका हूं। खुशी मनाया करो कि अच्छा है ऐसा सवाल हमने पढ़ लिया, अब परीक्षा में आ जाएगा तो बन जाएगा। आप तो उल्टा टेंशन लेते हो। अधिकतर लोग जब कोई नया सवाल उनको बताओ तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ये और नया कहां से आ गया। आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा है यहां सीखने को मिल गया, परीक्षा में आएगा तो बन जाएगा। तो आप तो उल्टा अपना बीपी बढ़ा लेते हो। खुश होना सीखो, दुखी होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या है, यहां पे अच्छे प्रश्न देख लोगे तो परीक्षा में बन जाएगा। आपको मैं चाहूं तो बहुत खुश कर सकता हूं, क्लास में इतने अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा कि आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा, लेकिन आप परीक्षा में दुखी हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि यहां दुखी रहोगे तो परीक्षा में सुखी रहोगे, यहां तुम्हें अगर खुश कर दिया तो तुम परीक्षा में मर जाओगे। इसलिए यहां सीखो, यहां खुशी खुशी चीजों को सीखो, परीक्षा में भी खुश रहोगे। ठीक है, चलो पीडीएफ के पास ऑप्शन आता है अर्पिता जी फोन में सेव करने का, अब हम आपको कैसे सिखाएं। ठीक, चलो आज यही सेशन एंड करते हैं, लेकिन चैप्टर आज एंड नहीं हो पाएगा। सैटरडे मैथ्स की क्लास नहीं होती आपको पता है, तो आपकी हमारी मुलाकात सोमवार मंडे को होगी। मंडे एक क्लास में और लेना चाहता हूं अनुपात की, उसके बाद मुझे तसल्ली होगी, फिर हम नया चैप्टर मंगलवार ट्यूसडे से परसेंटेज चालू कर देंगे। ठीक है, एक क्लास और पढ़ लो, थोड़ी सी हिम्मत और बचा के रखो। मंडे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ट्यूसडे परसेंटेज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। आप ये तो चिंता ही मत करा करो कि सर आपको हमारे बारे में कैसे पता चल जाता है। आपके वाईफाई सिग्नल्स मुझे आ जाते हैं, आपका भले मुझे चेहरा ना दिखे, आपकी भले बातें मुझे ना सुनाई दे, लेकिन मैं ये एहसास कर लेता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है।
इसलिए आपके कहे बिना मैं कई सारी बातें आपको बोल देता हूं, फिर आप बोलते हो हां सर हम भी यही सोच रहे थे। सब पता चल जाता है कि आप क्या सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो। ठीक, चलिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल और परसों 2 दिन है, मस्त रिवीजन करिए। मिलते हैं मंडे, फिर नई हिम्मत के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कुछ नए प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो हाल ही में सीजीएल या इसी प्रकार की दूसरी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो और करा देता हूं, फिर अपन इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।